हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम क्लास 10th के मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि 2023 एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला ही प्रश्न आप देख लीजिए कि आपका चैप्टर नंबर 40 सांख्यिकी के से पहला चैप्टर लिया गया। ठीक है, और यहाँ से 10 क्वेश्चन के नंबर पूछे जाते हैं सांख्यिकी के। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने अलग अलग चैप्टर से लिया है, बहुत देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन लिया है। सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। और इस जो ये क्वेश्चन पहला है इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन को बताते नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बता देते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन लेवल के होते हैं वो बताते नहीं है। 4 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और उसे करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब इस सारणी में हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है, माध्य व्यय निकालना है, कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो चलिए हम माध्य व्यय निकालते हैं। यहाँ पे आपको व्यय दिया हुआ है रुपए में, और यहाँ पे घरों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ इसके लिए बनाएंगे। सबको मालूम है कि ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले व्यय रुपए में और घरों की संख्या दिया हुआ है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। देखिए, तो सबसे पहले आपको व्यय रुपए में दिया है, घरों की संख्या। तो सबसे पहले आपको इस तरह कॉलम बनाना है, व्यय रुपए में और घरों की संख्या। बस इतना ही, दो ही कॉलम अभी बनाना है आप लोगों को। इसके बाद इस पर डिस्कस करना है। आप लोग देखिए, अंतर आप लोगों का सेम दिख रहा होगा। 65 से लेके 68, 68 से लेके 71, 71 से लेके 74, 74 से लेके 77, सब में 3 3 का अंतर दिया हुआ है। अंतराल आप लोगों का जो है वो सेम है। तब अंतराल आप लोगों का सेम है तो सबसे अच्छी विधि होती है आप लोगों का पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन फार्मूला क्या होता है पग विचलन विधि के, उसको नोट करते हैं। तो यहाँ मैं फार्मूला लिखता हूँ। पग विचलन विधि, जब भी अंतराल अगर आपको सेम दिखे तो आप पग विचलन विधि ही अपनाएं। अन्यथा प्रत्यक्ष विधि अपना सकते हैं, कल्पित माध्य विधि अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पग विचलन विधि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फार्मूला होता है यक्स पे बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, और बटे में होता है आपका सिग्मा एफ आई, फिर कोष्टक बंद, फिर टोटल में यहाँ पे होता है, यहाँ पे गुणे में एच। ये फार्मूला होता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, फिर सिग्मा एफ आई चाहिए, फिर ए चाहिए, फिर एच चाहिए। ठीक है, तो देखिए पग विचलन विधि जो होता है, पग विचलन विधि लगाने का तरीका क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये तो आप लोगों का कॉलम दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकालते हैं। देखिए, आप कोई सा भी विधि लगाइए, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे चाहे कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे या तो पग विचलन विधि, सबसे पहले एक्स आई तो निकालना पड़ेगा सब में। एक्स आई क्या होता है? तो एक्स आई जो होता है ये अंतराल का मध्य बिंदु होता है कि 65 और 68 के बीच में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल होता है कि 65 और 68 को दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 2 से भाग दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 8 5 13, 6 6 12 13, 133। 133 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 66.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66.5 आ जाएगा। एक निकल गया तो पूरा निकाल देंगे, क्योंकि देखिए अंतराल सब में सेम है। 3 3 का गैप है ना, तो आप 3 3 जोड़ते जाओ, पूरा मध्य बिंदु निकलता जाएगा। जैसे 66, 66 में अगर 3 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 69 दशमलव कितना आ जाएगा? 5। इसमें अगर 3 जोड़ दे देते हैं तो आ जाएगा 72.5। इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा आपका 75, 75.5। इसमें 3 जोड़ देंगे तो 75 और 3 कितना हो जाएगा? 78.5। 78 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 81.5। 81 में अगर 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 84.5। ठीक है, तो देखिए यक्स जो आई है वो तो निकल गया बिल्कुल। यक्स आई निकलने के बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे यू आई। ठीक है, क्योंकि यू आई चाहिए ना यहाँ पे। देखिए एफ आई यू आई, तो यू आई निकालने का सबसे सिंपल मेथड होता है, मैं आपको बताता हूँ। यू आई बराबर फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपान के एच। जब अंतराल सेम हो, जब अंतराल सेम आप लोगों का हो, इसके बाद देखिए कैसे हम लोग यू आई निकालते हैं। यू आई निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए की जरूरत पड़ेगी। ए, ये जो है ना फॉर्मूला, ए में कल्पित माध्य इसको बोलते हैं। तो ए क्या होगा यहाँ पे?
ए कैसे निकाला जाता है, तो जो एक्स आई का कॉलम दिख रहा है, तो एक्स आई में 3 ऊपर से छोड़ दीजिए, 3 नीचे से छोड़ दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही आपका ए कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी बीच में 2 बच जाते हैं, तो दोनों में से कोई आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 ऊपर से छोड़ दिया, 3 नीचे से, बीच में आपका आ गया, इसे ए हमने मान लिया। तो ए के सामने को हम मान लेते हैं 0, उसके नीचे 1 मानते हैं, उसके नीचे 2, इसके नीचे 3, ऊपर बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा -1, -2, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यू आई निकल गया। क्या निकल गया? यू आई। जब यू आई निकल गया तो अगला कॉलम रहेगा एफ आई, और यू आई का अगला कॉलम रहेगा एफ आई यू आई का गुणा करते हैं, एफ आई या यू आई। तो 2 तिहाई 6 -6, 4 दूनी के 8 -8, 3 एकम 3 -3, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला। 4 को गुणा 2 में करेंगे तो 8, 2 को गुणा 3 में करेंगे तो 6। ठीक है, ये आपका निकल गया एफ आई यू आई भी। ठीक है, अब पूरा का पूरा निकल गया है। हमें क्या चाहिए? पहले में सिग्मा एफ यू आई चाहिए। सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ आई यू आई कॉलम का पूरा योगफल कितना होगा, तो ये आपका एफ आई यू आई है, इसका योगफल हम देख लेते हैं कितना आएगा। सिग्मा एफ आई और यू आई का योग देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसका जो योग आएगा, देखिए योगफल कितना आ जाएगा। देखिए -6 से या +6 तो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, और यहाँ हो जाएगा 8 3 11, -11 और 15, तो 15 में से -11 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 4। फिर हमें सिग्मा एफ आई भी चाहिए। देखिए नीचे क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई, मतलब ये जो एफ आई का योगफल भी चाहिए। तो एफ आई वाला कॉलम ये है। ठीक है, तो इसका योगफल देख लेते हैं, ये ना एफ आई है, इसका देखेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 3 9 9 8 17 7 24 4 28 2 30, टोटल कितना वैल्यू दे दिया 30। अब बस वैल्यू पुटअप करना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका एक्स पे बार बराबर ए मतलब कितना 75.5, और प्लस सिग्मा एफ आई वाई कितना आया है 4, और सिग्मा एफ आई कितना आया 30, और एच कितना, अंतराल कितना था, अंतराल सब में 3 3 का था, 3 से कटा देंगे तो 3 दाम में 30, एक्स पे बार बराबर कितना आ जाएगा 75.5 प्लस 4 का भाग 10 में देंगे तो देखिए 0 बार और 10 चौको 40, 0.4 अगर जोड़ दें तो एक्स पे बार बराबर कितना आ जाएगा 79, 0.4 है ना, तो आ जाएगा 75.549, 75.9 आ जाएगा इसका आपका माध्य। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये होता है माध्य निकालने का तरीका। अगर अंतराल से तो पग विचलन विधि बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए पहला प्रश्न हो गया, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखो क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, पहले हम लोग संख्या मानेंगे। ठीक है, तो चलिए संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसका हल लिखते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर लिखेंगे। माना, देखिए दो संख्या में एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या होगी, तो लिखेंगे माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या यक्स है, माना छोटी संख्या यक्स है, तथा बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या जो होगी उसको हम y मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या y है। ठीक है, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या कितनी है, y है। बोला है यहाँ पे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग प्रश्नानुसार अगर हम देखा जाए, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल लेना है प्रश्नानुसार। अगर प्रश्न जैसे बोला, अगर उसके अनुसार हम समीकरण बनाए तो क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब क्या है, यक्स स्क्वायर। छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है,
बड़ी संख्या आपका y इसका 8 गुना है। तो समीकरण ऐसे बनेगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 8y। ठीक है, यह समीकरण नंबर पहला मान लीजिए, समीकरण नंबर पहला। इसके बाद बोला है शुरू में ही कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर। तो भाई अंतर कैसे निकलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या क्या आपके पास y, तो y का वर्ग माइनस छोटी संख्या क्या है x का वर्ग। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, हमको बोल रखा है, दिया है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर आप दूसरा मान लो। ठीक है, इसके बाद करना क्या है कि यक्स स्क्वायर का वैल्यू जो दिया है 8y, समीकरण दूसरा में रख दीजिए, सिंपल। लिख लीजिए यहाँ पे इस समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान रखने पर तो चलिए रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर, यक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 8y बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ से हल करें तो हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस के 8y, और 180 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस के 180 बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 180 का गुणा यहाँ पे 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो गुणा करना पे 180 आ जाए, जोड़ने घटाने पे माइनस के 8 आ जाए। ठीक है, गुणा करने पे माइनस के 180 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगाना है, माइनस 180 को गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 180। ठीक है, तो गुणा करने पे तो आपका माइनस के 180 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पे आपका आ जाए माइनस के 8। कोई संख्या ऐसी है तो बिल्कुल है, 18 दाम 180, 18 में 10 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सजाएंगे तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के लिखेंगे यहाँ पे 18y, और प्लस के लिखेंगे यहाँ पे 10y, क्योंकि माइनस 18y में से 10y जाएगा तभी तो माइनस के 8 बचेगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो माइनस 180 भी आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे 180 बराबर के 0। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे पेयर बना के कॉमन ले लेना। पेयर बनाएंगे तो y इसमें कॉमन आ रहा है, y ले लेंगे, तो एक y से एक y कैंसिल, तो y माइनस y से y कैंसिल, तो बच गया 18, प्लस इसमें कॉमन क्या ले लिया जाए, तो इसमें कॉमन हम लोग 10 ले सकते हैं, 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस, इसको भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 18 बार में, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे y माइनस 18 इसमें भी है, y माइनस 18 इसमें भी, तो y माइनस 18 एक कोष्टक में हो जाएगा, और एक कोष्टक में हो जाएगा आपका y प्लस के 10। ठीक है, और बराबर के क्या दिया हुआ है 0। तो एक बार क्या करेंगे कि y माइनस 18 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा y प्लस 10 बराबर के 0। तो y बराबर ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, y बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस के 10 हो जाएगा। तो माइनस में संख्या तो लेते नहीं है, जब भी लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस में संख्या लेंगे। तो y बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो y बराबर 18 गया, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y बराबर 18 किस में रखने पे, समीकरण पहला में रखने पे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें तो समीकरण 1 हमारे पास था यक्स स्क्वायर बराबर के 8y था, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर 18। ठीक है, पहले ऐसे रखिए, 8 को तो 8 रहेगा, गुणे y का वैल्यू कितना आ गया 18, तो 18 लिख लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से गुणा अगर कर दे तो 18 8 कितना होता है 144, तो 18 8 144 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा वर्गमूल में 144। ठीक है, तो x बराबर 144 का क्या आ जाएगा प्लस माइनस के 12 आ जाएगा। तो यहाँ से भी प्लस का ही आंसर होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और जब x बराबर 12 आ गया, ठीक है, और y बराबर कितना आया 18, दोनों संख्याएं तो प्राप्त ही हो गई। ठीक है, तो एक आ गया संख्या 12, ठीक है, और एक संख्या 18। ठीक है, x बराबर आपका आ गया है 12, और y बराबर 18 आ गया। ठीक है, तो छोटी संख्या आपकी 12 आ गई, बड़ी संख्या आपकी 18 आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दूसरा कंप्लीट हो गया ना, अगला प्रश्न तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, छिन्नक वाला। तो पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास है। गिलास कैसे बनता है सबको मालूम है, छिन्नक का आकार का होता है, तो गिलास ऐसे बनेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, इधर भी आप लोगों का ऐसे, और ये। ठीक है। चलिए, ये आप लोगों का गिलास है पानी पीने वाला। कितना सेंटीमीटर ऊंचाई इसका है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट दिया हुआ है, तो हाइट हमको आगे बोल रखा है कि एच बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का एक गिलास है, जिसका हमें व्यास भी दिया है। कह रहा शंकु के छिन्नक का आकार का है। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा वाला व्यास होगा, मतलब ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो डी की वैल्यू है ये 6 सेंटीमीटर, और छोटा वाला क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये छोटा वाला व्यास है। तो इसका डी बराबर दिया है, यहाँ पे कितना दिया था देखें थोड़ा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दे रखा है। पूरा है कि गिलास की धारिता बताइए, गिलास में कितना पानी आ सकता है, कैपेसिटी इसकी बताइए। तो सिंपल है, कैपेसिटी इसकी कैसे निकलेगी, शंकु का, जो शंकु के छिन्नक है उसका आयतन ही तो इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। सिंपल, तो लिखेंगे शंकु के छिन्नक। ठीक है। गिलास का धारिता जो होगा, यहाँ पे लिखते हैं, नीला पेन से लिखेंगे। गिलास की धारिता ये तो पूछा है, तो लिखेंगे गिलास की धारिता। गिलास की धारिता जो निकलेगी ना, तो गिलास की धारिता बराबर होगी शंकु के छिन्नक की आयतन के। लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन, क्योंकि जो गिलास है वो किस आकार का है, शंकु के छिन्नक का आकार का है। उसका आयतन निकाल देंगे तो गिलास की धारिता निकल जाएगी। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, देखिए ये होता है 1/3। ठीक है, पाई। इसके बाद होता है यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका होता है यहाँ पे R1 इंटू R2। ठीक है, ये त्रिज्या होती है, यह फॉर्मूला होता है। तो सिंपल हम लोग पहले R1 R2 निकाल लेते हैं। तो ये जो बड़ा वाला आप लोगों का व्यास है, ठीक है, इसको हम लोग R1 मानेंगे। ठीक है, R1। R1 बराबर क्या हो जाएगा, व्यास अगर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकल जाएगी, 6/2। घटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 3 सेंटीमीटर R1 निकल गया। और यह वैल्यू कहलाएगी R2। R2 बराबर कितना निकलेगा, व्यास है 4 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो R2 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, R1 का 3 सेंटीमीटर। अब इसमें बस रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। आप पाई का मान रखेंगे 22/7। और कोष्टक में R1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 मतलब 3 × 2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/3 और गुणे 22/7। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 दूनी के 4 और प्लस 3 दूनी के 6। अगर हल करें तो हो जाएगा 1/3 22/7 गुणे कितना हो जाएगा, 6 4 10 9 19। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, कटेगा तो किसी से है नहीं। ठीक है, तो अगर इससे हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी के 38 को 8 हासिल लगा कितना 3, फिर 19 दूनी के 38 और 38 कितना हो जाएगा 41, 418 और बट्टे में 7×21। इसको अगर आप भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 278.66। ठीक है, किसमें चला था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर आयतन है तो क्यूब निकलेगा, 278.66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों को आ गया कि गिलास की धारिता इतना सेंटीमीटर क्यूब होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न 2022 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, वही बताया जा रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि cos a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन c बटे 2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में। तो एक ही चीज इससे निकलेगी, त्रिभुज एबीसी दे दिया ना,
तो त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतों को कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, तो हम लोग वही नियम लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो इसलिए आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। हम लोग बस नोटिस करते हैं ये चीज, यहाँ पे क्या दिया है ए प्लस बी ना, तो हमेशा यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पे बी प्लस सी रहता तो हम बी प्लस सी का वैल्यू निकालते हैं। ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को यहाँ पे रोक देंगे, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के क्या हो जाएगा सी। ठीक है, यहां से आपका निकल जाएगा समीकरण नंबर पहला 180 माइनस के सी। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, एलएचएस लेते हैं क्योंकि एलएचएस ही सिद्ध करना है, एलएचएस लेके आरएचएस सिद्ध करना है। ठीक है, एलएचएस हमारा क्या दिया है कॉस ए प्लस बी बटे दो, यहाँ उतार लेते हैं कॉस ए प्लस बी बटे के क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब क्या है 180 माइनस सी, तो ये हो जाएगा 180 माइनस के सी और बटे में 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे कॉस 180 बटे में 2 और माइनस के यहाँ पे सी, सी बटे के 2, क्योंकि भाग देना तो अलग अलग हम भाग दे सकते हैं बिल्कुल। 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 90 बार में, तो आ जाएगा आपका कॉस 90 माइनस सी बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको मालूम है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सबको मालूम है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह सी बटे 2 है, तो हम लोग थीटा की जगह क्या लिख देंगे सी बटे 2, तो कॉस 90 माइनस सी बटे 2 हो जाएगा आपका साइन सी बटे 2। ठीक है, आई आई हमको सिद्ध करना था, आई आई आर एच एस आ गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है 4 नंबर के लिए, समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है। यदि बिंदु ए कामा जीरो, जीरो कामा बी, एक्स कामा वाई संरेख हो, मतलब तीनों बिंदु संरेख हो, तो सिद्ध करना है आपको कि x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर के 1 होता है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल ही, ये भी सिंपल है। सबको मालूम है कि ये जो तीनों बिंदु दिखाई दे रहा है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो हम ये कहेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो। लिख दीजिएगा ऊपर आप लोग कि बिंदु यह तीनों संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, इस बिंदु को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। एक है आपका a कामा 0, एक है आपका 0 कामा b, एक आपका है x कामा y। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2, बड़े कोष्टक में होता है x1, फिर होता है y2 माइनस y3, y2 माइनस क्या होता है y3 होता है, इसके बाद बीच में लगाते हैं प्लस, फिर x2, x2 के बाद आएगा y3 माइनस के y1 आता है, प्लस आता है x3, x3 का मतलब y1 माइनस के y2 आता है। ठीक है, और बराबर 0 तो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बस वैल्यू आपको रखना है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और कोष्टक में सबको मालूम है कि ये आपका क्या है x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3 है। बस वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे। तो x1 की वैल्यू कितना है a, तो ये हो जाएगा a, कोष्टक में y2 कितना है b, माइनस y3 कितना है y। ठीक है, इसके बाद बीच में लगाएंगे प्लस, x2 कितना है 0, y3 कितना है y, माइनस y1 कितना है 0, प्लस x3 कितना है x, y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है b। ठीक है, कोष्टक बंद, बराबर में 0 आ गया। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस के ए वाई, और ये तो पूरा खत्म है, तो 0 को गुणा इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस इसको हल करते हैं, x में 0 को गुणा करोगे तो 0 आएगा, और प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, एक्स गुणा बी में करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। अब इसे हल करें तो हो जाएगा आपका 1/2
और यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस के ए वाई, और यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस के बी एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। दो यहाँ पे क्या है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इधर एक बचेगा, एक को गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, ए बी माइनस के ए वाई माइनस के बी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, देखिए अब करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा कि ए बी को इधर रोक देते हैं, ए बी को इधर, बाकी सबको उधर भेज देंगे। ए बी को रोकने के बाद ये आ जाएगा इधर, माइनस बी एक्स इधर जाएगा तो प्लस के बी एक्स, और माइनस ए वाई जाएगा तो प्लस के ए वाई आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इधर हम एक साइड हमें एक लाना है, तो एक तभी आ सकता है जब हम ए बी में ए बी का भाग देंगे, तो लिखेंगे ए बी से भाग देने पे, ए बी से भाग देने पे दोनों पक्षों में, तो इसमें ए बी से भाग देंगे तो भी हो जाएगा ए बी बटे के ए बी। ठीक है, और इसमें भी हो जाएगा ए बी, तो ए बी से बी कट गया तो इधर तो बच गया आपका एक, बराबर इधर से बी से बी कट गया तो बच गया एक्स बटे के ए, और प्लस इधर आपका किससे ए से कट गया तो वाई बटे के बी। ठीक है, अब देखिए यही हमको लास्ट में सिद्ध करना था। ठीक है, अब यहाँ पे आर एच एस आ गया आपका। ठीक है, आर एच एस कह रहा हूँ भाई, इतना ही प्रूफ ही करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यही क्वेश्चन था जो कि हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए, एक बराबर एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी, यही था। ठीक है, इसे सीक्वेंस में लिखना चाहिए तो वही लिख दीजिएगा, एक्स बटे के ए प्लस वाई बटे के बी बराबर के एक आ गया। ठीक है, प्रूफ। तो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हमने एक एक अक्षर आप लोगों को बहुत आराम आराम से बताया है, क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसे लगे बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।